टू का यानी कोलिजन का लेक्चर नंबर 1। अब इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ कोलिजन कैसे कैसे होते हैं। दो चीज़ इसके अंदर हम लोग देखेंगे, हेड ऑन किसको बोलते हैं, ऑब्लिक किसको बोलते हैं। और हेड ऑन के अंदर हम लोग इस लेक्चर के अंदर सारे काम शुरू करेंगे। पहले जनरल कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर 2 डायमेंशन पे हम चलेंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, इस हिसाब से हम लोग अपना कोलिजन का टॉपिक पूरा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझना अच्छे से हेड ऑन किसको बोलते हैं, ऑब्लिक किसको बोलते हैं, फिर काम करने का तरीका क्या होता है और कोलिजन में क्या क्या चीज़ें कंजर्व्ड होती हैं, कैसे इक्वेशंस लगती हैं। तो सुनो, तो टाइप नंबर 1 आ रहा है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन किसको बोला जाता है वो ध्यान से सुनना। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 और एक का मास m2। m1 वाला ऑब्जेक्ट u1 की वेलोसिटी से चल रहा है और m2 वाला ऑब्जेक्ट u2 की वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को हमने पकड़ करके एक लाइन से ज्वाइन किया। ये जो लाइन देख रहे हो, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होती है, ठीक है ना, तो ऐसे कोलिजन को बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। शब्दों को ध्यान से सुनो। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ होती है, तो ऐसा कोलिजन कहलाता है हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो कोलिजन इन वन डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, such collision is head on। अब हेड ऑन कोलिजन में टकराने के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहती है वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ ही रहती है। मतलब ऑब्जेक्ट सीधे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ ही मूव करते हैं, आड़े टेढ़े यानी इधर उधर मूव नहीं करते। तो आफ्टर कोलिजन, दूसरा पॉइंट, ये मैं M2 यहां से हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट मूव अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये हो गई हमारे पास हेड ऑन कोलिजन की या वन डायमेंशन कोलिजन की बेसिक प्रॉपर्टी। तो किस कोलिजन को वन डायमेंशन बोलेंगे, जिसमें वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ हो, कोलिजन के पहले भी और कोलिजन के बाद भी। तो ये ध्यान रखना। तो इसकी वेलोसिटी हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ देखने को मिलेगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसको बोलेंगे, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन को। अब क्या होगा, तो ये तो हो गया परफेक्टली, सॉरी ये तो हो गया वन डायमेंशन कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। इस टाइप के कोलिजन में ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम एरिया यूं करके कांटेक्ट में आता है। जब दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान पहले ये डिफॉर्म होते हैं और फिर ये रिफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ये जो रिफॉर्म होना होता है ये बॉडी की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बॉडी इलास्टिक है तो ये पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाएंगे, और अगर बॉडी पार्शियली इलास्टिक है तो पूरे रिफॉर्म नहीं होंगे, और अगर बॉडी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ऐसे में बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं होंगे। तो यहाँ हम कैटेगराइज करेंगे अपने 3 टाइप के कोलिजन को, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल दूसरा टाइप कोलिजन का ऑब्लिक कोलिजन और 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल कोलिजन हम कब बोलते हैं और किसको बोलते हैं, तो 2D कोलिजन हम तब बोलते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ ना हो, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ ना हो। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ लाई नहीं करती तो ऐसा टाइप का कोलिजन कहलाता है 2 डायमेंशनल कोलिजन। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली कुछ एंगल पर मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे थे, अब ये टेढ़े भागना शुरू हो गया एट सम एंगल θ1 एंड θ2। तो पहचान ये है ऑब्लिक कोलिजन की केस में कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी does not lie along line of impact। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ ये वेलोसिटी लाई नहीं करती, और ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हम ऑब्लिक कोलिजन बोल देते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अब 2 कैटेगरी तैयार हो गई, हेड ऑन किसको बोलेंगे और नॉन हेड ऑन या फिर ऑब्लिक किसको बोलेंगे। हेड ऑन उसको बोलेंगे जिसमें वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ है, ऑब्लिक उसको बोलेंगे जिसमें वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ नहीं है। पहले ये दिमाग में सेट कर लो। अब कोलिजन में होता क्या है, क्या क्या चीजें अकर करती हैं वो सुनो। कोलिजन के अंदर क्या होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे होते हैं, तो जैसे ये कोलाइड तब करेंगे जब u1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन u2। ये जो डायग्राम देख रहे हो ये डायग्राम है बिफोर कोलिजन, ये डायग्राम है एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, और ये डायग्राम है जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तीनों टाइप के कोलिजन्स को। हाँ, इसमें हम बस खाली बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, अभी हम तीनों कोलिजन एक साथ नहीं स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन फैलेगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनइलास्टिक कोलिजन, फिर परफेक्टली इलास्टिक, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। बस प्रॉपर्टी सुनो। तो ये 2 ऑब्जेक्ट आए, ठीक है ना, और दोनों ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, हेड ऑन कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट में आने पर, ठीक है ना, अब इन बॉडीज के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अगर ये बॉडीज इलास्टिक है
क्या है, इलास्टिक। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर ये बॉडीज रिफॉर्म होगी, इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी और फाइनली जितनी एनर्जी पहले थी टोटल उतनी बाद में आ जाएगी, कोई लॉस इन एनर्जी नहीं होगा। ऐसा टाइप का कोलिजन कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में बॉडी डिफॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जाती है, रिफॉर्म होती है और वही पोटेंशियल एनर्जी सारी वापस से काइनेटिक एनर्जी में मिल जाती है। ऐसे कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो अब तीनों टाइप के कोलिजन्स को मैं एक जगह पर डिफाइन कर देता हूं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ये रही, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नाम ही है ना इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होगा, बॉडी के पास अपनी इलास्टिसिटी है, वो एनर्जी को स्टोर कर सकती है, ठीक है ना। प्लास्टिक बॉडी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, कहीं कोई 1% भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दूसरा, ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन potential energy gets converted to kinetic energy and hence we can say that no loss in kinetic energy takes place। तो ऐसे टाइप के कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली नहीं शब्द जोड़ा, बॉडीज के पास इलास्टिसिटी तो है पर पूरी इलास्टिसिटी नहीं है। जैसे मान लो एक बिस्लरी की बोतल है, आपने पंच मारा, क्या होगा, पिचक जाएगी, थोड़ी सी बाहर आएगी पर वापस से पूरी रिफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज के पास इलास्टिसिटी तो है पर बॉडीज पूरी तरह 100% इलास्टिक नहीं है। तो बॉडीज आर नॉट 100% इलास्टिक। इसलिए ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन some kinetic energy is converted to potential energy and gets lost, और बाकी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट साउंड। ठीक, तो हाँ जा तो रही है काइनेटिक पोटेंशियल में पर साथ साथ में लॉस भी हो रही है ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन होने पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है बट गेट लॉस्ट। इसलिए इस टाइप के कोलिजन में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मिलती है रिफॉर्मेशन के बाद वो कम मिलती है क्योंकि ज्यादातर एनर्जी लॉस हो जाती है, पूरी नहीं लॉस होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड और गेट्स लॉस्ट इन दिस कोलिजन, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये समझ आ गया ना तो आप आगे बहुत अच्छा फ्लो पकड़ लोगे। अब आते हैं थर्ड टाइप के कोलिजन पर। थर्ड टाइप का कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज के पास 1% भी इलास्टिसिटी नहीं है, इसलिए डिफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती चली जा रही है, बॉडी पिचकती चली जा रही है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर रही क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है। अब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हुआ, ठीक है ना, रिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं कि बॉडी चिपक गई और साथ साथ चल रही है, वो चिपक नहीं गई, वो रिफॉर्म नहीं हो पाई। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज आर कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो बॉडीज जो होती हैं वो पूरी तरीके से इनइलास्टिक होती हैं, ठीक है ना, 100% प्लास्टिक भी बोल सकते हो। इसलिए ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन all the kinetic energy gets lost in potential energy. Second, no reformation takes place. And both object moves with same velocity after collision. तीसरा, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अकर्स।
तो इस टाइप के कोलिजन में मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अकर होता है। तो अब मेरे ख्याल से मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि तीनों कोलिजन में क्या खासियत होती है। तो सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का है, जिसमें जरा सी भी ना लॉस हो, ठीक है ना, ऐसा कौन सा कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक। जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हो, ठीक है ना, उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जिसमें थोड़ा सा लॉस हो उसको बोलेंगे इनइलास्टिक। अब आज का लेक्चर हम आगे स्टार्ट करते हैं, और अब आज का लेक्चर है हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब इसमें एनर्जी लॉस तो होगी पर मैक्सिमम लॉस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों बॉडीज सेपरेट होंगी, अलग अलग चलेंगी, एक साथ चिपक करके नहीं चलेंगी। अब हम इसके कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो देखो, जब बॉडीज टकराएंगी तो टकराने पर दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाएंगी, ठीक है ना। इन फोर्सेस को अगर हम पेयर में ले तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी। तो इस टाइप के इनइलास्टिक कोलिजन में प्रॉपर्टीज क्या क्या आई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो। तो नेट फोर्स जो है वो जीरो है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हो गई वो म्यूचुअल हो गई, या फिर ऐसा बोला जाए इंटरनल फोर्सेस हो गई। एफ नेट इज जीरो, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एक कंजर्वेशन लॉ हमारे हाथ लगा, और वो कंजर्वेशन लॉ है मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यानी इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के बराबर है। अब ध्यान देकर के सीखना आप, क्योंकि वन डायमेंशन है तो हम काम साइन से चला सकते हैं, हमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिख रहे हैं, विच इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें अगर हमारे पास दो अननोन है v1 और v2, तो इसे निकालने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। वो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, इसे डिफाइन करते हैं हम इससे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली एक रेशियो होता है जिस पे हम इस लेक्चर में खूब काम करेंगे, और ये रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। यही कैरेक्टरिस्टिक्स करता है कि कौन सा टाइप का कोलिजन है। जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे उसी रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट होंगे, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी का कहीं लॉस ही नहीं है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो अप्रोच तो कर रहे थे पर बेचारे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं थी जो उसे रिफॉर्म करा सके। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे उस वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट नहीं होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी टाइप के कोलिजन की। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कोलिजन के बाद होगा। अब अगर आप सेपरेशन की वेलोसिटी देखोगे तो v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1 होगा। टक्कर खाने के बाद आगे वाले बॉल की वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। तो अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखूं तो फॉर्मूला हुआ v2 माइनस v1। ये इसलिए लिखा क्योंकि v2 बड़ा है v1 छोटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। डिवाइडेड बाय अप्रोच की वेलोसिटी लिखूंगा तो हो जाएगी u1 माइनस u2। अब इस e का वैल्यू अगर 1 के बराबर मिल जाए तो ऐसा कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये हम आगे देखेंगे, बट मैं इंफॉर्मेशन अभी से आपको दे रहा हूं। अगर ई का वैल्यू 0 मिल जाए तो ऐसा कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब जिसमें कोई सेपरेशन ही नहीं हुआ बॉडीज का। और अगर ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिल जाए तो ऐसा कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन, यानी जनरल टाइप ऑफ कोलिजन। तो ये कुल मिलाकर के हमारे सामने दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशन का यूज करके हम v1 और v2 के फॉर्मूले डेवलप करते हैं। ये फॉर्मूले जरूरी हैं याद करना, बट मोस्टली अब हम मेरा फॉर्मूले के भी काम चला लेंगे, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे चलेगा। तो v1 का बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, v1 का जो फॉर्मूला आता है ये जितनी जल्दी याद कर लो उतना बढ़िया है, ठीक है ना। फिर आप अगले लेक्चर पर मूव करोगे। तो v1 का वैल्यू होता है, ये याद करना है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को यूज करके फॉर्मूला निकलता है m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो मेरे याद करने का तरीका ये है, मेरे को भी रटा पड़ा है, मैं कोई देख करके नहीं लिख रहा। 1 लिखूंगा तो 1 में सब्ट्रैक्शन होगा, जो फर्स्ट वाला टर्म होगा उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, और इसके जो दूसरा वाला टर्म होगा उसमें एडिशन होगा। तो मेरा प्रोसेस ये है, जो भी लिख रहे हो उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, दूसरे वाले में एडिशन। तो v1 लिखेंगे तो u1 वाले में सब्ट्रैक्शन होगा और u2 वाले में एडिशन, और अगर v2 लिखेंगे तो v2 वाले में सब्ट्रैक्शन होगा, 1 वाले में एडिशन। तो ये इसको याद रखने का तरीका है। अब आप इसे कैसे भी याद रख सकते हो, v1 के बाद अगर हम v2 लिखें तो 1 वाले में एडिशन, 2 वाले में सब्ट्रैक्शन, m2 माइनस ई m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गई आफ्टर कोलिजन दोनों वेलोसिटीज, बट बहुत कम हमें इन फॉर्मूलों को यूज करना पड़ता है। बताता हूँ कैसे। फिर आता है हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो तरीका है वो वही है बेटा, देसी तरीका पूरा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, तो पूरे सिस्टम की इनिशियल पूरे सिस्टम की फाइनल माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है याद करो उसको भी, ये हो जाता है हाफ m1 m2 बाय में m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2, ये विद प्रॉपर साइन लेने हैं आपको, और 1 माइनस ई स्क्वायर। ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का हमारा बड़ा सा फॉर्मूला। तो किसी भी इनइलास्टिक कोलिजन को करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ कैसे इसको स्मार्टली हैंडल करते हैं बिना इन बड़े फॉर्मूलों को लगाए हुए। तो अब देखना, अब
जैसे ये मेरे पास प्रॉब्लम है एग्जाम में, नीट एग्जाम में इस तरीके का प्रॉब्लम फेवरेट प्रॉब्लम है, 2019 में भी इसी तरीके का प्रॉब्लम देखा गया था, तो आप इस तरीके के प्रॉब्लम को अच्छी तरह सीख लो। हाँ, हालांकि वो परफेक्टली इलास्टिक का था, वो एक आसान वैरायटी होती है, बट हम लोग थोड़ा सा मुश्किल लेते हुए चलेंगे। अब सीखो, कह रहा है शोन इन डायग्राम बॉल ऑफ मास 1 kg, तो ये एक बॉल दे रखी है जिसका मास हमें 1 kg है, कोलाइड्स विद बॉल ऑफ मास 2 kg ये दूसरी बॉल है जिसका मास 2 kg है, ये बॉल रेस्ट पर है, ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन बॉल ए कंटिन्यूज टू मूव इन सेम डायरेक्शन, तो ये क्या करके आ रहा है कि एक बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद बोल रहा है कि बॉल ए कंटिन्यूज टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, यानी v1 और v2 में से v1 हमें दे दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बताओ, लॉस इन काइनेटिक। ये तो मेरा स्टाइल है कि मैं सब कुछ पूछ ही लेता हूं आपसे, कुछ भी नहीं छोड़ना मैं, तो कहें कैसे, तो तरीका सुनो। पहले डायग्राम पे गौर करते हैं, ये हो गया बिफोर कोलिजन का डायग्राम, m1 हो गया 1 kg और u1 हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, u2 का वैल्यू मेरे पास हो गया 0 क्योंकि वो रेस्ट पर था। आफ्टर कोलिजन m1 कंटिन्यूज टू मूव इन सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर कोलिजन इसका जो वेलोसिटी हमें दे रखा था वो था 1, मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, मैंने इस डाटा को हाफ कर लिया ताकि कैलकुलेशन एब्सर्ड ना हो, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो आप जरा चेक करो, सिर्फ हमारे पास एक ही अननोन है और वो है v2, और हम बड़े आराम से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके इंस्टेड ऑफ यूजिंग बड़ा वाला फॉर्मूला हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के v2 निकाल सकते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है, ध्यान रखना, वो फॉर्मूले तब चलाने पड़ेंगे जब v1 v2 दोनों अननोन हो और रेस्टिट्यूशन हमें गिवन हो। अगर हमें v1 और v2 में से फाइनल वेलोसिटी में से कोई एक वेलोसिटी दे रखी है, हमें वो फॉर्मूला चलाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से काम चला लेंगे, ठीक है ना। ये ज्ञान की बात है, संभाल करके रखना और इसको यूज करना सीख लो इसके अंदर। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ PI इक्वल्स टू PF। अब इनिशियल मोमेंटम, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया 2, इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया 0, इसका फाइनल मोमेंटम 1 into half दैट मींस हाफ, और इसका फाइनल मोमेंटम 2 into v2। ये इधर गया और मेरे पास बचा 3/2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v2। यहाँ से बेटा v2 का वैल्यू आ गया 3/4 मीटर पर सेकंड। तो हमें आफ्टर कोलिजन v1 तो दिया ही हुआ था, हमने v2 अपनी तरफ से उसको निकाल के दे दिया। अब चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। रेस्टिट्यूशन हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। v2 माइनस v1, v2 का वैल्यू है मेरे पास 3/4, v1 का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 1/2, u1 हो गया 2 माइनस 0। सिंप्लीफाई आप इसको करोगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/4 और नीचे बचेगा 2 और आंसर हो गया 1/8। तो ये इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। अब थर्ड और लास्ट स्टेप, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इतना कोई पूछता नहीं बट ठीक है, हम लोग जरूर करेंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो उस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। तो अब आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, अब तो भाई मजबूरी है, हम वो बड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, हाफ m1 m2, ये तो आप याद ही कर लो, ये तो करना ही पड़ता है इस्तेमाल, m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर। अब देखते हैं कितना आता है, तो हाफ m1 m2, अब m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो m1 m2 हो गया 2, m1 प्लस m2 हो गया 3, तो मेरे पास आ गया ये 2/3। u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 की वैल्यू होगी 2 माइनस 0, दैट मीन्स बेटा ये बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया 1 बाय, हमने 8 अभी निकाल ही लिया तो वो बन गया 1/64। फाइनल रिजल्ट देखते हैं, 2 से 2 गया तो 4/3 इंटू 1/64, ये आ जाएगा 16 एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/48 और यूनिट आ गया जूल। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम बड़े फॉर्मूले से भी बच करके v1 v2 निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है, देखना। तो प्रॉब्लम ये है, एज शोन इन द डायग्राम, टू बॉल्स ऑफ मास m एंड 2m, तो ये m और 2m मास की दो बॉल्स थी, मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 3u एंड u, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, डायग्राम में ये गिवन है। इफ आफ्टर कोलिजन बॉल ऑफ मास m कम्स एट रेस्ट, तो m मास वाली बॉल रेस्ट पर आ जाती है, यानी फिर से फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन गिवन है, तो हम बड़ा फॉर्मूला ना यूज करके मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ 2m आफ्टर कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब पूरा प्रॉब्लम का सेटअप बनाते हैं, तो देखना आप। अब इस प्रॉब्लम का सेटअप बनाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम इधर नीचे ले रहा हूँ, पहले डाटा अच्छे से लिख लो। देखो बेटा, m1 का वैल्यू हो गया m, u1 हो गया 3u, विद प्रॉपर साइन अब हमें चलना पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ है, तो m2 हो गया 2m, u2 का वैल्यू हो गया माइनस u, ये हो गया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में बोल रहा है बॉल ऑफ मास कैपिटल M कम्स एट रेस्ट, तो कैपिटल M मास वाली बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है और हमें दूसरे बॉल का वेलोसिटी जो कि आगे या पीछे कहीं पर भी है वो ढूंढ करके निकालना है। अब कंसेप्ट के नाम पे हम इस्तेमाल करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ PI, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, इक्वल्स टू PF। अब ध्यान देना, PI हो गया m1 u1 यानी 3mu, ये आपको डायरेक्ट लगाना आना चाहिए। अब देखो लिखने का फायदा हो गया ना कि हमारे पास साइन अवेलेबल है, ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी ढूंढने के लिए रिजल्ट, माइनस का 2mu, ये तो हो गया इनिशियल। फाइनल मोमेंटम इसका तो 0 हो गया और दूसरे वाले का देखोगे तो 2mv2
और सिंप्लीफाई करें तो इधर बेटा बचा एम यू इक्वल्स टू 2m_v2 और v2 का वैल्यू हमारे पास आ गया u/2। तो हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आ चुकी है विच इज u/2। इस डाटा के आने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से निकाला जा सकता है। v2 माइनस v1, अच्छा पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब बॉल राइट साइड की तरफ जा रही है, डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, पुट कर दो सारी चीज। v2 की जगह बेटा हो गया u/2, v1 की जगह हो गया हमारे पास 0, u1 क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 3u माइनस u2 की जगह माइनस u, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो e का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/8। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू अगेन मेरे पास आ गई 1/8। लास्ट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 करोगे तो बन जाएगा 2m/3। u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 हो गया 3u माइनस माइनस प्लस u का होल स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर यानी 1/64। आई थिंक मैंने पिछले वाले में एक छोटी सी एरर कर दी, इसमें हमारे पास ये जो रिजल्ट बनेगा ना, इसमें एक छोटी सी एरर मेरे से हो गई, ये 63 ऊपर आएगा। तो फाइनली रिजल्ट 63/48 जूल ये मेरे पास आ गया। अब आप और काट पीट करके आंसर लिख सकते हो। ओके, अब वापस से आते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, m/3 इंटू 16u स्क्वायर इंटू सेम यहाँ पर 63/64, 16 4 जा 64 और ये 3 इधर से कट जाएगा, 21 बेटा ऊपर बचेगा और फाइनली रिजल्ट आ गया 21 mu स्क्वायर बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैं एक बार चेक कर लूँ कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है। तो 21 mu स्क्वायर बाय 4 इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देखा हेड ऑन कोलिजन में हम ज्यादातर काम मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं, बाकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो सेपरेशन बाय अप्रोच करके करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें बैलिस्टिक पेंडुलम एक एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन उसको हम सीखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम आपका जारी रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर इसी के ही प्रॉब्लम का सेक्शन रहेगा। थैंक यू सो मच।